नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में नए साल के आगाज पर पर्यटकों का भारी जमावड़ा। सभी पर्यटक स्थलों पर होटल स्वागत को तैयार। जाम की स्थिति से निपटने के लिए रूट डायवर्जन। ऋषभ पंत की हालत स्थिर, देहरादून में ही हो रहा इलाज। अनिल कपूर और अनुपम खेर पहुंचे मैक्स हॉस्पिटल। डीडीसीएम की टीम भी पहुंची मॉरल सपोर्ट के लिए। प्रदेश में 2 जनवरी तक 24 घंटे होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे खोलने के आदेश पर कांग्रेस का तंज। आदेश को कांग्रेस ने बताया तुगलकी फरमान। कहा शराब माफियाओं के दबाव में लिया फैसला। लक्सर में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो जेंडर परिवर्तन कर लड़की बन शादी करने का मामला आया सामने। राज खुलने पर किया जा रहा है ब्लैकमेल। और डोईवाला के रानी पोखरी में एयरपोर्ट विस्तारीकरण से प्रभावित ग्रामीणों के विरोध के बीच एरो सिटी के निर्माण के लिए जमीन चयनित। स्थानीय लोगों को दुकानें की जा रही है आवंटित। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को हुए सड़क हादसे में क्रिकेटर ऋषभ पंत गंभीर रूप से घायल हो गए। देहरादून के अस्पताल में ऋषभ पंत का इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर है। पंत के सिर, पीठ, घुटने और कलाई में चोट लगी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कल ऋषभ पंत की मां से फोन पर बात की और ऋषभ की सेहत का हाल जाना। विशेषज्ञों की टीम ऋषभ पंत के उपचार में जुटी है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत अब स्थिर है और खतरे की कोई बात नहीं है। बता दें कि दिल्ली रुड़की हाईवे पर क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना हरियाणा रोडवेज के चालक और परिचालक ने दी, जिस पर उत्तराखंड पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर घायल ऋषभ पंत को अस्पताल भिजवाया था। क्रिकेटर ऋषभ पंत के स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि वे अब ठीक है और डॉक्टरों की निगरानी में हैं। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक उन्होंने सीएमओ और अन्य डॉक्टरों को दिशा निर्देश दिए हैं कि ऋषभ पंत के इलाज में जो हर संभव मदद चाहिए होगी वह सरकार अपनी तरफ से देगी और वे लगातार डॉक्टरों और ऋषभ के परिवार वालों के संपर्क में है। सुबह सीएमओ से भी बात होगी। अभी वो देहरादून के एक निजी हॉस्पिटल में, वहाँ भी मेरी बात हुई और अभी ठीक है और जो भी जरूरत पड़ेगी उनको दवाइयों से लेके, इलाज से लेके वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। अगर नर्सिंग का जो वो चल रहा है, अभी स्थिति क्या है उनकी? मैंने कहा कि अभी ठीक है उनकी स्थिति। अभी मेरी थोड़ी देर बात हुई, अभी फिर करने वाला हूँ बात। स्वास्थ्य विभाग की और NHM की हमने यहाँ पे एक रिव्यू बैठक की है और बड़ी बात यह है कि नैनीताल जिले में अब 93% संस्थागत डिलीवरी हो रही है और जब हमारी सरकार बनी थी तो ये 40% का आंकड़ा था। दूसरा, 260 जांचें अब निःशुल्क की जा रही हैं और अब हम 1800 जो वेलनेस सेंटर बना रहे हैं उसमें हर गांव में स्वास्थ्य चौपाले लगाए जाएंगे और हमारे CHO गांव-गांव में जाएंगे और पर डे जो है 20 से 25 लोगों को जो है वहाँ पे हर प्रकार की वहाँ पे दवा देने का भी वो काम करेंगे। अभिनेता अनिल कपूर और अनुपम खेर क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिलने देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे। पंत शुक्रवार को सड़क हादसे के बाद वहां भर्ती हैं। अभिनेता ने वे कहते हैं कि हम उनसे और उनकी मां से मिले, वो स्थिर है। लोगों से उनके लिए प्रार्थना करने की अपील करें ताकि वे जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पता लगा कि ऋषभ की हॉस्पिटल में है तो एज कॉमन नागरिक मैं और अनिल साहब उनको देखने हैं, उनकी माता जी से मिले। ही इज मच बेटर, हिज स्पिरिट्स आर वेरी हाई और सबकी दुआएं, पूरे हिंदुस्तान की दुआएं उनके साथ हैं, तो जल्दी ठीक होंगे। जो भी देख रहे हैं ये मैं चाहूंगा कि आप सब दुआ करें, प्रे करें, प्रार्थना करें एंड सो दैट ही रिकवर्स एंड ही इज ऑन द ग्राउंड वी विल सी हिम प्लेइंग। डीडीसीए की टीम मैक्स अस्पताल पहुंची है। इस पर डीडीसीए के डायरेक्टर श्याम सुंदर ने कहा कि वे ऋषभ पंत को मॉरल सपोर्ट देने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। एक परिवार की तरह ऋषभ पंत का हाल चाल जानेंगे। सर, कोई जानकारी सर आप तक आपके पास
हम अपनी मोरल सपोर्ट के लिए आए हैं, लाइक ए फैमिली, डीडी से लाइक ए फैमिली, और जो भी आपको मेडिकल इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बीसीसीआई देगी। बीसीसीआई कीपिंग आई ऑन हमारा बच्चा नहीं है, बीसीसीआई। ऋषभ पंत के साथ हुए हादसे के बाद जहां पूरा देश चिंता में डूबा हुआ है, तो वहीं उनके प्रथम गुरु और वीर शौर्य क्रिकेट अकेडमी स्पोर्ट्स डायरेक्टर अवतार सिंह चौधरी ने भी चिंता व्यक्त की है। साथ ही जल्द ही उनके ठीक होने की कामना भी की है। अवतार सिंह चौधरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अरशद हुसैन ने। वहीं हमारे साथ ऋषभ पंत के गुरु, जो कि गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने क्रिकेट के गुण सिखाए हैं और आज एक एकेडमी चला रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उस घटना को लेकर उन पर किस तरह का असर पड़ा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे अवतार सिंह जी कि किस तरह का असर पड़ा है और किस तरह से आप उससे दुखी हैं। आप खुद समझ सकते हैं, एक गुरु होने के नाते, वो गुरु भी है, बच्चा भी हमारा है। जब मॉर्निंग में 6:15 बजे करीब मेरे को पता लगा कि मैसेज आया कि इस तरीके से गुरुकुल नारसिंह से वहाँ के बच्चे खेलने आते हैं कि ऐसे करके सर एक ट्रेजेडी हो गई है, श्योर है नंबर, उन्होंने गाड़ी का नंबर बताया तो श्योर था बिल्कुल। फिर उसी टाइम मैं अपनी गाड़ी लेकर निकला तो हमारे मंगलौर थाने में जो मित्र हैं हमारे, नेगी, दीपक नेगी, उनसे पता लगा कि ऐसे करके श्योर है बिल्कुल। सक्षम हॉस्पिटल में उनको लाया गया। जब तक मैं सक्षम हॉस्पिटल पहुंचा तो वह रेफर हो चुके थे देहरादून के लिए। क्या मानते हैं जो ये घटना हुई है, क्या तेज रफ्तार के शौकीन थे जो ऋषभ पंत, उसको लेकर ऐसी घटना घटी? नहीं, तेज रफ्तार तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की लग्जरी ये गाड़ी है और इंडियंस गाड़ी और बाहर की गाड़ी में ये फर्क तो है ही। आप मानते हैं कि इनकी गाड़ी की स्पीड 100 अबव से तो स्टार्ट ही होती है और हमारी गाड़ियों का वो स्पीड तो थोड़ा ये कह सकते हैं कि धुंध के कारण या नींद के कारण जो वो लेट नाइट निकले होंगे, 3 बजे करीब निकले होंगे, तो वो थोड़ा बहुत नींद के कारण ही वो थोड़ा स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और ये हादसा हुआ है। आप बचपन से उन्हें जानते हैं, आपने उन्हें क्रिकेट के गुण सिखाए हैं। पहली मुलाकात कब हुई थी आपकी? एक्चुअली मैं सेंट गैबल स्कूल में ही मैं एज ए कोच क्रिकेट कोचिंग देता था। उनके सबसे बड़ी बात है, उनके जो पापा हमारे स्वर्गीय राजेंद्र पंत जी, एक ही साथ हम लोग क्रिकेट खेले हैं कैंट क्लब में, 12-14 साल खेले हैं। बिल्कुल आदरणीय है मेरे लिए, मेरे सीनियर भी रहे हैं। और फिर उनका प्यार मेरे प्रति कह लो, स्कूल में खेलता था, इंटर स्कूल से खेलते 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 कौन सी सीढ़ी चढ़ गया, वो जो पोटेंशियल था उसके अंदर, एक डेडिकेशन था जो वो बचपन से था। ये नहीं कि वो बड़ा हो कैसा हुआ है। और हमारे पूरे जितने एकेडमी के जो बच्चे हैं, रुड़की शहर, उत्तराखंड, मॉर्निंग में सबने प्रेयर करी उसके अपने भैया के लिए कि ऋषभ भैया जल्दी से जल्दी ठीक होकर इंडियन टीम में वापस जाए और हिंदुस्तान का नाम इसी तरीके से रोशन करें जैसे करें। जिस तरह से देश पूरा उनकी प्रेयर के लिए उनके लिए प्रेयर कर रहा है, वहीं इस एकेडमी में भी उनके लिए प्रेयर की गई और उनके गुरु जो अब भी उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं और उनको जल्द ठीक होने का जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो भी जल्द स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छी नेचर जो है ऋषभ पंत की रही है। अरशद हुसैन, जन टीवी, रुड़की। हल्द्वानी के लाल कुआं में भारतीय जनता पार्टी के मंडल कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी की माता उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की गई। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें, इसके लिए प्रार्थना की गई और माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके पूरे परिवार को इस दुख को सहने की ईश्वर क्षमता प्रदान करें, ये हम लोगों द्वारा आज यहाँ पर संवेदना व्यक्त की गई है। लक्सर कोतवाली पुलिस ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। लक्सर कोतवाली में पहुंचे एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि लक्सर पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों द्वारा गांव में पर्चे चिपकाकर बेरोजगारों से नौकरी के नाम पर पैसों की ठगी की जा रही है। उन्होंने बताया कि सूचना पर एक टीम का गठन किया गया, जिस पर पुलिस की गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए जनकपुरी, सहारनपुर से साकिब और लक्सर के विपिन कुमार को गिरफ्तार किया। लक्सर कोतवाली पुलिस को एक जानकारी मिली कि कुछ लोग हैं जो गांव में पर्चे चिपकाते हैं और उसके बाद उनको भर्ती करने के नाम पर उनसे पैसों की डिमांड की जाती है और इस तरह से ठगी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस सूचना पर एसएसपी सर के निर्देश पर इंस्पेक्टर लक्सर अमरजीत सिंह के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया और उक्त टीम के द्वारा
अच्छी कार्रवाई करते हुए जनकपुर सहारनपुर से विपिन सिंह को गिरफ्तार किया गया और जनकपुरी सहारनपुर से साकिब को गिरफ्तार किया गया और विपिन सिंह को लक्सर से गिरफ्तार किया गया। विपिन सिंह बच्चे संपर्क करते थे, बेरोजगार युवक संपर्क करते थे, तो उनसे पैसों की मांग की जाती थी नौकरी दिलाने के नाम पर। इस तरह से यह संगठित रूप से एक धोखाधड़ी का गिरोह चलाया जा रहा था, जिसका पर्दाफाश आज लक्सर कोतवाली पुलिस। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के दरगाहपुर गांव निवासी सुखन नंदन नामक एक युवक ने पुलिस से शिकायत की, जिसमें एक लड़के द्वारा अपना जेंडर परिवर्तन कर लड़की बनकर पीड़ित के साथ शादी रचाए जाने का आरोप लगाया गया। मामले के मुताबिक पीड़ित युवक की फेसबुक के हिसार के रामपुर क्षेत्र निवासी एक लड़की आरुषि से दोस्ती हुई। दोनों एक दूसरे के प्रेम के बंधन में विवाह के पायदान तक जा पहुंचे और दोनों की सहमति से लक्सर स्थित एक मंदिर में बीती 2 अप्रैल को विवाह संपन्न हो गया। लेकिन बाद में पीड़ित सुखनंदन को भनक लगी कि उसकी पत्नी कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है, जिसने अपना जेंडर परिवर्तन करवाया है। पीड़ित ने जब इस बारे में पूछताछ की तो आरोप अपना शारीरिक राज खुलते ही अपने घर से चली गई। जब आरोपी और उसके परिजन समझौते की आड़ में युवक से 20 लाख रुपए की मांग कर रहे थे तो लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे। इसके अलावा विवाह के दौरान 10 तोला सोना और 20 तोला चांदी बतौर जवारात भी दिए जाने का उल्लेख किया गया है। वहीं मामले की शिकायत पर लक्सर पुलिस ने अब आशु उर्फ आरुषि नामक आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दो जो महिला और पुरुष है उनका परिचय हुआ फेसबुक के माध्यम से और दोनों ने बाद में शादी कर ली। लक्सर क्षेत्र में निवास हो गए वो। और बाद में जब पता चला, इनके बारे में पता चला तो ये हुआ कि जो फीमेल है उसके द्वारा सेक्स चेंज करके जो है वो करवाया गया था और उसकी जानकारी नहीं दी गई थी। और साथ ही जो पुरुष है उसके खिलाफ जो है हरियाणा में जो है मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था। इस संदर्भ में हमें तहरीर प्राप्त हुई और छानबीन करने पर जो तथ्य हैं उनकी पुष्टि करने के होने के आधार पर हमारे द्वारा मुकदमा कोतवाली लक्सर में पंजीकृत किया गया है और आगे की जो कार्रवाई है उसको जो कानूनी कार्रवाई वो आगे की जाए। उत्तराखंड में 2 जनवरी तक होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे 24 घंटे खुलेंगे। अब वहीं सरकार के इस निर्णय पर भी राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सरकार के लिए फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में इस वक्त उस दल की सरकार है जो शराब को बंद करने की बात कहती थी और पिछली सरकार में उन्होंने घर घर मोबाइल वैन से शराब के साथ चखना भी बांटने का काम किया। कांग्रेस के कार्यकाल से भाजपा ने शराब की 200 दुकानें अधिक खोली है। साथ साथ इस आदेश को सीएम धामी का तुगलकी फरमान बताया है। वो दल उस दल की सरकार है इस समय प्रदेश में जो शनै शनै शराब बंदी की ओर प्रदेश को ले जाने की बात करती थी, इसको समाप्त करने की बात करती थी। देवभूमि हमारा प्रदेश कहलाता है, इसलिए यहाँ शराब का वितरण नहीं होना चाहिए, इसकी तरफदारी करती थी। उस पार्टी ने अपने पिछले कार्यकाल में घर घर मोबाइल वैन से दारू बंटवाई, उसके साथ चखना भी बंटवाया और अब आप सोचिए कि जो मातृशक्ति हमारी आंदोलनरत हुई, हमसे लगभग 200 दुकानें ज्यादा, कांग्रेस के कार्यकाल से 200 दुकानें शराब की ज्यादा खुलवा दी हैं भाजपा सरकार ने। और जब मुखालफत की मातृशक्ति ने सड़कों पर उतरी तो उनको मुकदमों में जेल ठूस दिया गया। और अब पुष्कर सिंह धामी जी का फरमान आया है, तुगलकी फरमान, कि 2 जनवरी तक 24 घंटे शराब के ठेके खुलेंगे। काश आपने जो भुखमरी और कुपोषण से हमारे वहां मौतें हो रही हैं, काश आपने राशन की नववर्ष 2023 का आगमन होने को है। ऐसे में देवभूमि उत्तराखंड पहाड़ की वादियों में नववर्ष मनाने के लिए पर्यटकों का आगमन जारी है। अन्य राज्यों से नववर्ष का स्वागत की इच्छा से आने वाले लोगों के लिए काशीपुर में रूट डायवर्जन के साथ साथ स्थानीय हुड़दंगियों से निपटने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। काशीपुर से होकर नैनीताल और रामनगर समेत अन्य पर्यटन स्थलों पर जाने वाले एनएच के जरिए वाया दौराहा बाजपुर होते हुए जाने के लिए रूट डायवर्जन किया गया है। इसके तहत एनएच से काशीपुर की तरफ आने वाले सभी मार्गों पर पुलिस के बैरिकेड लगा दिए गए हैं।
तारीख और 31 तारीख को हमारा रूट डाइवर्जन प्लान लगा हुआ है। इसमें उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले ने समन्वय करके ये प्लान लागू किया है। जो भी हमारा जसपुर की तरफ से जो भी पर्यटक आ रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, इनको हम सीधे हाईवे पे चलाकर काशी और बरेली से होते हुए रामनगर और नैनीताल जाना होगा। और इसके लिए हमारे जितने भी रास्ते में कट्स पड़ते हैं, सभी कट्स पे हमने बैरियर और ड्यूटीज लगाई हैं और 24 घंटे की ड्यूटीज हैं, डे और नाइट की 2 शिफ्ट में। और सभी हमारी है और इसमें जो भी पर्यटक आ रहे हैं उनको सीधे ही काशपुर की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। सबसे पहले तो हमारे द्वारा जितने भी होटल, रिजॉर्ट्स, मॉल्स हैं जहां पर लोग जमा होते हैं नए साल की शाम को, इसमें सभी जगह हमने सीसीटीवी कैमरों की चेकिंग की है और ये निर्देशित किया है सभी ओनर्स को कि अपने यहाँ सीसीटीवी फुटेज कैमरे से पूरा कवर करेंगे। कोई भी अगर घटना होती है तो उसके बाद तत्काल सीसीटीवी फुटेज देखना पड़ता है और उसमें अगर नहीं लगा होता है तो ये जिम्मेदारी भी फिक्स की जाएगी। इसके अलावा जो भी है सभी से ये अपील भी है कि नया साल आ रहा है तो उसको शांतिपूर्वक अपने परिवार के साथ और जहां भी वो बाहर अगर कहीं बुकिंग की है वहां मनाएं, परंतु किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था को 31 दिसंबर को साल के अंतिम दिन की विदाई के जश्न को लेकर पर्यटन स्थली ओली के होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, टेंट कॉलोनियों सज धज कर तैयार हो चुकी है। पर्यटन जोशीमठ से ओली की वादियों का दीदार करने सड़क मार्ग पर रोपवे से पहुंच रहे हैं। वहीं एशिया की सबसे खूबसूरत लोकेशन वाली GMVN की जोशीमठ ओली रोपवे पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली। रोपवे के ऑपरेशन इंचार्ज इंजीनियर दिनेश भट्ट ने बताया कि सुबह से ही रोपवे के स्टाफ जोशीमठ प्लेटफॉर्म से लेकर ओली टॉप तक मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए आज शाम एक्स्ट्रा समय तक रोपवे में संचालन किया जाएगा। 9 बजे हमारा काउंटर खुलता है और 10:30 बजे करीब ये काउंटर फुल हो चुका था। 350 के करीब यात्री अभी हमारे पास हैं जो जा रहे हैं और जाने वाले हैं। और लंच टाइम के बाद 2 बजे के बाद वो यात्री जाएंगे जिनका नाइट स्टे है ओली। प्रकृति आजकल भगवान बद्री विशाल जी का श्रृंगार करने में लगी हुई है। पिछले 2 दिनों से चमोली के ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में मौसम का मिजाज बदला है। कहीं कहीं इलाके में हल्की बारिश देखने को मिली। यहां पहाड़ी बर्फ की चादर में ढक चुकी है और भगवान बद्री विशाल के धाम में बर्फबारी हो रही है, जिस कारण बद्री धाम और भी खूबसूरत नजर आ रहा है। डोईवाला के रानी पोखरी न्याय पंचायत में एरो सिटी के निर्माण के लिए राजकीय रेशम फार्म रानी पोखरी की जमीन चयनित हुई है। जमीन के सर्वेक्षण का कार्य प्रशासन द्वारा शुरू कर दिया गया है, जहां पर एयरपोर्ट विस्तारीकरण की कवायद शुरू कर दी गई है। तो वहीं उससे प्रभावित होने वाले स्थानीय ग्रामीणों ने एयरपोर्ट विस्तारीकरण का विरोध शुरू कर दिया है, जबकि सरकार द्वारा अब एयरपोर्ट के पास ही रानी पोखरी में एरो सिटी के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। चर्चा ये भी है कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण से प्रभावित होने वाले स्थानीय दुकानदारों को एरो सिटी में डेवलपमेंट के साथ दुकानें आवंटित की जाएगी। इस तरह से एयरपोर्ट विस्तारीकरण की कवायद शुरू हो चुकी है और एयरपोर्ट विस्तारीकरण के कारण जोली ग्रांट का जो बाजार का क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं बड़ा प्रभावित होने जा रहा है। उसी को देखते हुए अब एयरपोर्ट के पास ही रानी पोखरी में जो राजकीय रेशम फार्म की ज़मीन है, जो 11.42 एकड़ लगभग 60-62 बीघा ज़मीन है, इस ज़मीन पर एक एयर सिटी का निर्माण होने जा रहा है। एरो सिटी के लिए अभी यहाँ पर कवायद शुरू हो चुकी है और कई तमाम अधिकारी, चाहे वो राजस्व के अधिकारी हों, अन्य तमाम अधिकारी यहाँ पर उनका आना जाना शुरू हो चुका है। अब एरो सिटी के निर्माण की कवायद यहाँ पर शुरू हो चुकी है। डोईवाला से जन टीवी के लिए आशीष यादव। हल्द्वानी में राज्य स्तरीय मेडिकल कॉलेज का सम्मेलन आयोजित किया गया। तरंग 2022 कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मेडिकल कॉलेज के छात्रों को सम्मानित भी किया। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस समय राज्य के 1000 बच्चे MBBS का कोर्स कर रहे हैं और इससे सबसे खुशी की बात यह है कि बच्चे अब हिंदी में भी MBBS की पढ़ाई कर सकेंगे।
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नीति आयोग के अनुदान से बनी आधुनिक साइंटिफिक लैब का घोड़ानाल स्थित चाइल्ड सेक्रेटरी पब्लिक स्कूल में रिबन काट कर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय के बच्चों से लैब में रखी मशीनों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बने विद्यालय में अत्याधुनिक लैब के उद्घाटन पर कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि यहां नीति आयोग के सौजन्य से एक आधुनिक लैब का निर्माण करवाया गया। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए यहाँ एक साइंटिफिक लैब के लिए कुछ अनुदान दिया गया और मुझे बेहद खुशी है कि बच्चों ने बहुत अच्छे मॉडल तैयार किए हैं। ऐसी ऐसी मशीनें लगाई हैं जिस पर बच्चे कंप्यूटर में पहले पिक्चर बनाएंगे, फिर उस पिक्चर को मशीन के अंदर डालेंगे और उससे आप धातु की कोई वस्तु तैयार कर सकते हैं, प्लास्टिक की कोई वस्तु तैयार कर सकते हैं। सेंसर लगे हुए हैं जगह जगह, अगर आप सेंसर की रेंज में होंगे तो उसका फाटक खुल जाएगा, उससे दूर जाएंगे तो बंद हो जाएगा। माननीय मोदी जी की, केंद्र सरकार और हमारी स्वामी जी की सरकार के द्वारा लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कि बच्चों को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त हो, क्वालिटी एजुकेशन उनको मिले, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। वन मंत्री सुबोध उनियाल आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां एफटीआई के उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई। वहीं खनन व्यवसायियों की हड़ताल पर बोलते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि रॉयल्टी कम करना राज्य का ही नहीं केंद्र का भी विषय है। इसके लिए कोई शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की आवश्यकता है। हम लॉन्ग टर्म प्लान में जा रहे हैं, जिस तरह क्योंकि ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन जिस तरह घटनाएं बढ़ रही हैं इसका मतलब ये है कि लगातार भोजन के अभाव में जो वाइल्ड लाइफ है वो जंगल को छोड़ के आबादी तरफ आ रही है। तो इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकालने की आवश्यकता है। इसीलिए हम लोगों ने इस बार ये तय किया कि हम ज्यादा से ज्यादा फलदार पेड़ और उच्च उत्पादकता वाले फलदार पेड़ जंगलों में लगाएंगे ताकि निकट भविष्य में इनको रोक पाएगी। और आइए जाते जाते आपको दिखाते हैं कि 2022 में उत्तराखंड में क्या क्या घटनाएं घटित हुई और 2022 क्या क्या खट्टी मीठी यादें अपने पीछे छोड़ गया है। विधानसभा में बैकडोर भर्तियों का मामला चर्चा में रहा। 2016 के बाद की सारी नियुक्तियों को किया गया रद्द। उत्तराखंड में 2022 की घटनाएं आपको बता रहे हैं। यूके एसएससी भर्ती घोटाला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सौंपी एसएफटी को। एसटीएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सरगनाओं का किया चोरी के आरोप में केदार भंडारी को पुलिस ने लिया था हिरासत में। विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा और कांग्रेस ने बदले अपने अपने प्रदेश अध्यक्ष। तो वहीं चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का टूटा रिकॉर्ड। 45 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन। लक्सर में बढ़ा बदमाशों का हौसला, सिपाहियों को मारी गई गोली। डोईवाला में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के भाई के घर हुई चोरी। उत्तराखंड में 2022 की घटनाएं। 2022 में उत्तराखंड में क्या क्या घटित हुआ। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।